Hello everyone, my name is Rishpi Atal and today we are gonna do challenges of nation building. It's the first chapter of your book Politics in India since Independence. Okay, so in this chapter we are going to study what challenges India faced after getting independence. देखो, on 15 August 1947 at midnight we attained independence. This was the moment Indians had been waiting for. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गेव द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. अब इंडिपेंडेंस मिल गई थी. ब्रिटिशर्स जिन्होंने रूल किया, स्पॉइल किया, जा चुके थे. अब हमारे हाथों में था सब कुछ, कैसे इस नेशन को बिल्ड करना है, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है. और ये इजी बिल्कुल नहीं था. देयर वर टू मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर मल्टीपल चैलेंजेस, देयर वर सो मेनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट. पर ऐसे दो गोल्स थे जिस पर सबने एग्री किया था. What were those? One, that after independence we shall run our country through democratic government. Democratic government लानी थी हमें. And two, that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged groups. इसको क्यों हाईलाइट किया गया है कि particularly the poor and the socially disadvantaged groups? क्योंकि देखो, जितने भी गरीब थे, फार्मर्स, ये तो पूरी तरह खत्म हो चुके थे. ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस होते थे एंड ज़मींदारी सिस्टम था. ये सब चीज़ें ना हमें हटानी थी. और सोशली डिसएडवांटेज से मतलब है हमारे इंडिया में कुछ ऐसी इविल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस थी जो कल्चर, रिलीजन, कास्ट सिस्टम के नाम पर की जाती थी, जिसकी वजह से दोज पीपल वर बैकवर्ड. इन्हें आगे लेकर आना था. ठीक है, एंड ये तो हमें पता ही है, फ्रीडम हमें मिली थी पार्टीशन के साथ. जी हाँ, उस दिन 15 अगस्त मिडनाइट को इंडिया एंड पाकिस्तान दो नेशंस बने थे. तो जस्ट इमेजिन द सर्कमस्टांसेस. कम्युनल वायलेंस, माइग्रेशन हुआ था इतने लोगों का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे. ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देयर वर मेनली 3 challenges. ठीक है, the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. देखो, इंडिया में डाइवर्सिटी थी. ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रिलीजन्स. तो चैलेंज वाज सबको साथ में लेकर, सबके इंटरेस्ट को, सबके नीड्स को ध्यान में रखकर वी हैड टू बिल्ड अ नेशन. और सबको लगता था कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ नहीं रह सकता कोई, ये पॉसिबल ही नहीं है. और पार्टीशन होकर तो इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ये तो अभी फ्रेश मेमोरी थी कि जो दो कम्युनिटीज जो इतने सालों से साथ रह रही थी, हिंदू मुस्लिम्स, उनके बीच में इतनी हेट्रेड हो गई थी. ठीक है, बट आवर नेशनल लीडर्स, आवर हीरोज मेड इट पॉसिबल. कैसे? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हर किसी रिलीजन, माइनॉरिटी, सोशली बैकवर्ड, विमेन, चिल्ड्रन, सबका ध्यान रखा गया. और रूल सिर्फ बनाए नहीं, एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से हुए थे. सेकेंड चैलेंज यही था हमारा, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी. इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? सबको पता है, हम कैंडिडेट को वोट करते हैं एंड दे रिप्रेजेंट अस. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, बहुत ही बढ़िया बना. ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर जी. बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ. अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी आपको बताया था, एक बारी और क्लियरली बता देती हूँ. चैलेंज ये था कि हमने ये अडॉप्ट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. चैलेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए. ऐसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लेके आनी थी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इम्प्लीमेंट भी हो. ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सफिशिएंट नहीं होता, उसका पालन भी होना चाहिए. एंड वो हुआ हमारे केस में. ठीक है, थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलो नाउ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. देखो, ऑन 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान बना था. ये सबको क्लियर है. पाकिस्तान की डिमांड हुई कैसे थी? मुस्लिम लीग
जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी, उनके लीडर जिन्ना गेव दिस टू नेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. It led to the creation of Pakistan. That is why they demanded a separate country for Muslims, Pakistan. ठीक है. शुरू में कांग्रेस ने अपोज किया था इस थ्योरी को एंड गांधी जी तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे. उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये कभी ना हो. वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले ऐसे पार्टीशन होकर, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ. अब डिवीजन करना था इंडिया एंड पाकिस्तान का. इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी. इट वॉज ड्रेडफुल, पेनफुल एंड वट नॉट. ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि करना कैसे है बॉस. अब पार्टीशन करना है तो करेंगे कैसे. तो ये डिसाइड किया कि इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी. मीन्स ऐसा किया गया कि जो एरियाज में मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाएंगे एंड बाकी इंडिया के साथ रहेंगे. ठीक है, इतना सिंपल नहीं था ये. बहुत डिफिकल्टीज आई. एक एक करके समझेंगे क्या डिफिकल्टीज थी. फर्स्ट, सबसे पहली चीज तो कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम्स की जहां पे वो मेजोरिटी में हो. ऐसा कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज नहीं था जहां पे एक जगह नहीं थी. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में दो एरियाज थे, एक वेस्ट में एक ईस्ट में. अब जोड़ तो सकते नहीं थे, तो ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान दो टेरिटरीज से मिलकर बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है. बीच में हमारा प्यारा इंडिया. सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज wanted to be in पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफर खान, ये लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के. इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. ये इस टू नेशन थ्योरी के टोटली अगेंस्ट थे, बट इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ एंड ये जो पार्टी थी इसको मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान के साथ. थर्ड प्रॉब्लम देखो, दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, ऐसी थी जहां पे कुछ लार्ज एरियाज थे जिनमें नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे. मतलब जैसे पंजाब है उसमें कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे एंड सेम चीज बंगाल के साथ भी. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका डिवीजन कैसे करें. तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि ये दो प्रोविंसेस को बाइफरकेट कर देंगे रिलीजियस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग. मतलब पंजाब एंड बंगाल के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पर डिवीजन किया गया था. तभी पाकिस्तान में भी आज पंजाब है. और वेस्ट बंगाल इंडिया के पास है और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया था जो आज बांग्लादेश का पार्ट है. ठीक है. फोर्थ प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज की दोनों साइड्स पे बॉर्डर की. लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो पाकिस्तान का पार्ट हो गए थे और वो मुस्लिम्स जो इंडियन साइड पे थे पंजाब एंड बंगाल की, वो टारगेट बन गए थे. अपने ही घर में जहां जो मिट्टी में वो बॉर्न हुए हैं वो एलियन बन गए थे. सोचो क्या हाल हुआ होगा. बहुत वायलेंस हुआ था. माइनॉरिटीज को टारगेट करके अटैक किया जाता था. यू मस्ट हैव वॉच्ड मूवीज ऑन पार्टीशन रिलेटेड ट्रॉमा एंड वायलेंस, राइट? अगर नहीं देखी है तो आई वुड से प्लीज देखो. अभी तो सबके पास टाइम भी है. यू वुड लर्न वेरियस थिंग्स लाइक कम्युनल वायलेंस कितना बुरा होता है. नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ था और ये अनप्लान्ड था. There were killings on both sides of the border. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. मतलब हिंदूज एंड सिख्स अवॉइड करते थे उस एरियाज में जाने के लिए जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है एंड मुस्लिम सेम अवॉइड करते थे जहाँ पे हिंदूज एंड सिख्स ज्यादा है. ऐसी हालत हो गई थी. जो दोनों साइड्स पे माइनॉरिटीज थी उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता था एंड रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता था. जो माइनॉरिटीज थी दे यूज्ड टू ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर. आप सोच सकते हो
कैसे, मतलब हर एक तरीके से, मतलब पैदल चल के भी जाते थे वो लोग, और इस जर्नी पे भी उनके साथ इतनी बुरी चीजें होती थी, मार दिए जाते थे, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ तो रेप किया जाता था, एंड उनको किडनैप कर लिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनसे शादी की जाती थी जबरदस्ती। इतनी इतनी बुरी हालत थी कि कुछ फैमिलीज तो अपने घर की बच्चियों को खुद ही मार देते थे कि अपना फैमिली का ऑनर बचा रहे। राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स, इंडिया में भी एंड पाकिस्तान में भी, इन लोगों ने बहुत मूवीज बनी है, शॉर्ट स्टोरीज, बुक्स, ये सब पार्टीशन के टाइम पे जो भी चीजें हुई थी ये सब पूरा एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, पार्टीशन बिल्कुल भी एक इजी नहीं था लोगों के लिए। इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता था ना, कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना सफर किया उन्होंने। पार्टीशन सिर्फ लोगों का या फिर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव अपार्टस का नहीं हुआ था, ऐसी ऐसी चीजें डिवाइड हुई थी ना, मतलब जैसे पेपर क्लिप्स, टाइपराइटर्स, चेयर्स, टेबल्स, इन सब चीजों का भी पार्टीशन हुआ था। एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवे, ये सब डिवाइड हो गए थे। इतना बुरा, एक ऐसी एक हॉन्टेड मेमोरी है। कभी अगर आप लोगों के दादा दादी, अगर वो लोग उस टाइम पे थे तो उनसे पूछना कि हाउ हॉरिफाइंग दैट वाज। ठीक है, जो कम्युनिटीज जो इतने सालों से एक साथ रहते थे वो अलग हो गए थे। इट वॉज ड्रेडफुल, आई वुड से। About 80 lakh people migrated across the new border and 5 to 10 lakh लोग मारे गए थे इससे रिलेटेड वायलेंस में। पार्टीशन हो जाने के बाद हमारे इंडिया में 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो एक क्वेश्चन था सबके सामने कि अब हमें क्या करना है, मतलब जैसे अब ये मुस्लिम्स जो इंडिया में रह गए हैं, हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, और भी जो बाकी माइनॉरिटीज थी उनको भी कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्या जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन है, वैसे इंडिया क्या हिंदू नेशन बन जाएगा? नहीं, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम सेक्युलर बनेंगे एंड कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा, हमारे लिए सब बराबर है। एंड जो सिटीजनशिप होगी वो किसी के रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलेगी, एंड सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये था हमारा प्यारा इंडिया। ओके, सो okay guys, so that is it for this video, and don't forget to check the link I have provided in the description box. इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, फुल डिटेल नोट्स हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।